वेलकम व्यूवर्स, जो भी मेरे वीडियोस देखने वाले हैं आप सबको वेलकम। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो वीडियोस बना रही हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। और ये ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं समझ सकते, उनकी आसानी के लिए मैं ये एक्सप्लेनेशन उर्दू में कर रही हूँ। ठीक है, तो आज भी हम 10th क्लास के इस वीडियो में 10th क्लास का और एक यूनिट, ये यूनिट 6 है, बायोडाइवर्सिटी। इसका मैं आप लोगों को ए रीडिंग का एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए बायो मतलब कि आप लोगों को मालूम है, बायो मतलब कि जानदार चीज़। जैसे कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? बायोलॉजी में जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो फिर 2 ब्रांचेस होते हैं उसमें, ज़ूलॉजी और बॉटनी। ज़ूलॉजी मतलब कि जानवर, जिसमें इंसान के बारे में भी सिखाया जाता है। व्हाट इज़ ए मैन? मैन इज़ ए सोशल एनिमल। ठीक है, तो मतलब कि इंसानों में भी वही है जो जानवरों में होते हैं। जैसे आँख है, नाक है, मुंह है, सर है, दांत है, हाथ है, पैर है, और अंदर के भी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि दिल है, फेफड़ा है, लंग्स है, और क्या बोलते हैं अपने किडनी से, ये डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स इंसान में है वही जानवरों में भी है। इसलिए जब पढ़ाया जाता है तो इंसानों को और जानवरों को एक ही क्लास में लेके, जिसको हम ज़ूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और बॉटनी जो होता है वो पेड़ पौधों के बारे में जो पढ़ाई होती है, जिससे डील करते हैं, उसको बोलते हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी। और ये 2 मिलके होता है बायोलॉजी। मतलब कि पौधों में भी जान है मालूम हमको, और इंसानों में, जानवरों में भी जान है। तो जब भी हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उस साइंस को बोलते हैं बायो मतलब कि जान, लॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जानदार चीज़ों की जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, वो इस यूनिट में दिखाया जा रहा है कि क्या ज़रूरतें हैं हमारी बायोस की, क्या मुख्तलिफ़ तरीक़े से हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेसन में, और पर्टिकुलरली एक अफ्रीकन लेडी है जिनका नाम है वंगरी माथाई, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका ये बायोडाइवर्सिटी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने कैसे इसमें क्या करे थे, ये भी देखेंगे हम इस लेसन में। देखिए इसका ए रीडिंग क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को देखिए एक पिक्चर बता दूं आपकी बुक में से। ये पिक्चर देखिए ऊपर की आप, हाँ, और ये नीचे की भी पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब अच्छे से आप लोगों के बुक्स में भी है ये बताइए कि आप लोग इसमें से दोनों में से कौन से सीन को पसंद करते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले? ज़ाहिर सी बात है नीचे वाला सीन ही कोई भी पसंद करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है नीचे के सीन में। ऊपर का सीन देखिए, सब पानी है, पानी के साथ में गंदगी, कचरा वगैरह दिख रहा है आपको यहाँ पर। वही यहाँ नीचे में अगर आ गए तो हरियाली है, झाड़ है, पेड़ पौधे है, जिसमें बीच बीच में घर बने हुए हैं लोगों के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला जो सीन है सबको पसंद आएगा, और हम भी चाहेंगे कि ऐसी जगह पर जाके रहें, चाहते हैं ना? हाँ, लेकिन ऐसी जगह पर जाके रहने का जब सोच रहे हैं हम, तो क्या जिस जगह को पे हम रह रहे, क्या उस जगह को ऐसी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हर जगह दुनिया में खूबसूरत बन सकती है, बस हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम पहला इसका ए रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे मैं, जिसमें बताइए कि आप लोगों को इसमें जो है एक लेडी है जो अफ्रीकन लेडी है, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में है। इसमें क्या करें उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए। अब देखिए इसका हेडिंग देखिए, एनवायरनमेंट, ENVIRO, एनवायरन पढ़ सकते, लेकिन नहीं, इसको सिर्फ हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू विथ वंगरी माथाई जो लेडी है अफ्रीकन, इनके साथ जो इंटरव्यू हुआ था वो इंटरव्यू इस लेसन में दिया गया है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मतलब कि जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं अपन, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब कि जो पॉलिटिक्स में आके बहुत एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स में उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अब जो सोशल वर्कर्स रहते हैं, मतलब कि सोशली जो लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी की मदद करते हैं किसी भी तरह से, उनको बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट। अब इन्हों जो है एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। देखिए वहाँ पर हम कैसे पढ़े, एनवायरमेंट पढ़े खाली एनवायरमेंट को, अब यहाँ पे एनवायरमेंटल पढ़ते, एनवायरमेंटल नहीं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड नोबेल प्राइज़ विनर। और एनवायरमेंट किसको बोलते हैं, माहौलियात, जो माहौल होता है दुनिया का उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। जैसे कि हवा, पानी, ये सब कुछ जो है पूरा एक एनवायरनमेंट में अपने माहौल में आता है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। और उस पर बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और एक नोबेल प्राइज़ विनर भी है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। Wangari Maathai started the Green Belt movement and also fought for equal rights for women in Africa। तो ये वंगारी माथाई के बारे में क्या है, पहले तो एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट से अपन समझ सकते हैं, बेल्ट मतलब कि एक बेल्ट का मतलब अपन जो बेल्ट टाई करते हैं वो बेल्ट नहीं होता है, बेल्ट मतलब कि पट्टियों को बोलते हैं। तो कई की पट्टियाँ हैं ये ग्रीन बेल्ट, ग्रीन करने के, ग्रीन मतलब कि पेड़ पौधे लगाने को बोलते हैं, जब करते हैं इसको बोलते हैं ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, नाम दिया उन्होंने उसको। एंड ऑल्सो फॉट, और उसके किस लिए लड़े, फॉर द इक्वल राइट्स फॉर वीमेन इन अफ्रीका। आप लोगों को मालूम है ना, अफ्रीका और अमेरिका दो ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर दोनों, अब एक दिमाग में आता है, अमेरिका बोले कि पूरे गोरे लोग बोल के आ जाता दिमाग में, ठीक है, और अफ्रीका बोले कि पूरे काले लोग बोल के आता, लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी गोरे और काले हैं, अफ्रीका में भी गोरे और काले हैं, ठीक है। अब ये गोरे और काले ये अमेरिका में भी हैं, अफ्रीका में भी है, ऐसा क्यों है अगर आपको जानना है तो 9th क्लास की सोशल स्टडीज़ बुक है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को सब इसके बारे में मालूम होगा कि अफ्रीका में गोरे कैसा आए और अमेरिका में काले कैसा गए, ठीक है। अगर हो सके तो मैं इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं इस पर भी आप लोगों को एक वीडियो बना के डालूँगी, ये कहानी पे कि अमेरिका में काले क्यों हैं और अफ्रीका में गोरे क्यों हैं। बहरहाल बात मुख्तसर कि यहाँ पर ख़वातीन के, अफ्रीका की जो ख़वातीन थे ना, जो काले ख़वातीन होते थे उन लोगों के भी, और ये हमेशा से रहा है कि काले और गोरे में इतना फ़र्क होता बताया जाता था और इतनी गलत तरीक़े से ये लोगों को, मतलब ये काले लोगों को ग़ुलाम की तरह देखने का एक दस्तूर बन गया था, जो चाहे अफ्रीका में रहो चाहे अमेरिका में रहो। और इसके लिए जो है हर कोई, मतलब कि कई लीडर्स थे अफ्रीका में भी, ख़ास करके वो काली नस्ल को जो बिलोंग करते थे, ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका, जो अमेरिका में भी थे और अफ्रीका में भी थे, ये लोग हमेशा गोरे लोगों के साथ बराबरी के लिए लड़ते रहे कि हमको भी वही सारे हुकूक़ चाहिए जो गोरे लोगों के है, इसके लिए हमेशा लड़ते रहे, जिनमें एक नेल्सन मंडेला थे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे जो अमेरिका में थे, और नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने अफ्रीका में लड़ते रहे बराबरी के लिए। और औरतों की, ख़वातीन के जो हुकूक़ होते हैं बराबरी के, उसकी खातिर, काली औरतों की बराबरी के हुकूक़ के खातिर ये वंगारी माथाई जो है अफ्रीका में लड़ते रहे। लड़ने का मतलब कि एहतजाज करते रहना है, लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारम पीटी करना, गाली गलौज करना, वो नहीं होता। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, इक्वल राइट चाहिए, हमको भी ये पूरे हुकूक़ चाहिए जो आप लोगों के हैं, उसमें इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शी इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज़, और अफ्रीका की पहली खातून है ये वंगारी माथाई जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। रीड द एक्सेप्ट्स फ्रॉम हर इंटरव्यू विथ निप्पॉन होसो क्योकाई। निप्पॉन होसो क्योकाई जो है ये एक रेडियो चैनल है जापान का, वो जो है वंगारी माथाई का एक इंटरव्यू लिए थे, तो वो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा यहाँ पर हमको इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। इसको शॉर्ट में NHK बोल रहे हैं, ये रेडियो चैनल जो है ना इसको NHK बोल रहे हैं, रेडियो जापान है ये। अब NHK का सवाल देखो, रेडियो, हाउ डिड यू बिकम अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। वंगारी माथाई से पूछ रहे हैं कि आप ये एनवायरनमेंट के बारे में, ये माहौलियात के बारे में आपको कैसे पता चला कि इसको सुधारना है। अवेयर मतलब कि इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि एनवायरनमेंट भी होता है, इसके लिए भी आप काम करना चाहिए, इस पे कुछ करना चाहिए, बल्कि आपको ये ख्याल कैसे आया। वंगारी माथाई क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड
We were trying to respond to the basic needs of people in the rural areas, and people were asking for clean drinking water, for food, for energy, which is mostly firewood, for building material, for fodder for the animals. तो वंगारी माता ये बता रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, वो वक्त जब हम शुरू करें कुछ करने के लिए, जब से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड टू द बेसिक नीड्स, जो बेसिक ज़रूरियात रहते हैं, जो बिल्कुल ही ख़ास ज़रूरियात होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ क्या है, इंसान की एक बेसिक ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो ज़रूरतें थी और लोगों की, उसको हम रिस्पॉन्ड करना, मतलब कि हम उस पर कुछ काम करें, ये सोच रहे थे। और वो बेसिक नीड्स क्या बता रहे हैं वहाँ पर, इन रूरल एरियाज़ मतलब कि देही इलाके, जो गांव के इलाके होते हैं, जिसको हम देही इलाके बोलते हैं, वहाँ के लोगों के ज़रूरियात को हम पूरा करने की हम कोशिश करने लगे, हम उस पर काम करने की सोचे। और वो ज़रूरियात क्या थे, एंड पीपल वेर आस्किंग, लोग क्या पूछ रहे थे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी चाह रहे थे वो लोग। फॉर फूड, खाने के लिए पूछ रहे थे, मतलब कि फसल भी सही नहीं थी, खाना भी सही नहीं मिल रहा था वो लोग खाने के लिए। फॉर एनर्जी मतलब कि यहाँ पर एनर्जी बोलते ताकत, इंसानी ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर वो जो फ्यूल होता है, जैसे कि जलाने की लकड़ी, ख़ास करके यहाँ पर बता रहे हैं, विच इज़ मोस्टली फायरवुड। अब एनर्जी जो बोल रहे थे उन्होंने, तवानाई जिसको बोलते हैं, वो कौन सी पूछ रहे थे ना, ख़ास करके वो होती है जलाने की लकड़ी। फॉर बिल्डिंग मटेरियल, मकानात बनाने के लिए भी सामान की ज़रूरत होती है, और वो ख़ास करके गांव में घर भी जो बनते हैं वो भी ज़्यादातर लकड़ी के इस्तेमाल से होते हैं। फॉर फॉडर फॉर द एनिमल्स, और जानवरों के भी खाने के लिए ज़रूरत थी उन लोगों को। फॉडर मतलब कि जो फूड जानवरों को दिया जाता है उसको फॉडर बोलते हैं। एंड ऑल दिस कम फ्रॉम द लैंड, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं, लकड़ी, जाहिर सी बात है, खाना, लकड़ी, पानी सब ज़मीन से ही तो मिलता है। सो वी न्यू दैट व्हाट द पीपल इन द रूरल एरियाज़ वेर आस्किंग फॉर हैड टू डू विद द एनवायरनमेंट। तो इससे हमको समझ में आ गया कि जो गांव वाले जो चाह रहे थे, जो देहाती लोग चाह रहे थे जो होना, उसका ताल्लुक़ जो है ये माहौलियात से कैसा था, ये सब कुछ ज़मीन से आने का था और उसी से निकालना था। हम इससे समझ गए कि ये एनवायरनमेंट पे, माहौलियात पे की ज़रूरत है इसके लिए। दे डिड नॉट हैव दोज थिंग्स बिकॉज द एनवायरनमेंट वॉज डिग्रेडेड। और ये सारी चीज़ें जैसे कि खाना, लकड़ी, जलाने की लकड़ी, तामीरात के लिए लकड़ी और जानवरों के लिए खाना, ये सब कुछ नहीं था। क्यों? इसलिए कि द लैंड वॉज डिग्रेडेड, द एनवायरनमेंट में जो माहौल था वो पूरा डिग्रेड होना, मतलब कि बर्बाद हो जाना, बेकार था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना ज़मीन सही थी फसल करने के लिए, ना तो झाड़ थे, ना तो पेड़ पौधे थे, कुछ नहीं थे। इसलिए सारी चीज़ों की खिल्लत हो रही थी वो लोगों को। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी अंडरस्टूड दैट वी हैव टू रिहैबिलिटेट द एनवायरनमेंट। सो इसलिए फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही हम समझ गए थे कि क्या करना है, दैट वी हैव टू रिहैबिलिटेट मतलब कि फिर से क़ायम करना है, किसको, द एनवायरनमेंट, माहौल को फिर से क़ायम करना। कैसे? तो देखिए, एक नेचर क्या है, अल्लाह ताला जब बनाया था दुनिया, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, ये सब कुछ, जानवर, ये सब कुछ बनाया था। अब बाद में इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए जो है उसको काट के, झाड़ों को काट के करके बर्बाद कर रहे, ठीक है। तो इसको रिहैबिलिटेट कर मतलब कि फिर से इसमें पेड़ पौधे लगाना, फिर से इसको एक अच्छा सा माहौल देना दुनिया को, बोल के हमको ये समझ में, अगर ये ऐसा करेंगे हम तो सारी ज़रूरतें इंसान की पूरी हो सकती हैं। The forested mountains were the source of water and the source of rain. So when you deforest, you cause a shortage of water and a change of rainfall patterns, and therefore people are not able to get food and water. अब यहाँ पर इन्हों क्या बोल रहे हैं, देखो, द फॉरेस्टेड माउंटेन्स बोलते जो पहाड़ी इलाके, पहाड़ी बोलते देखो वो पहाड़ी पत्थरों के नहीं होते, जो एलिवेटेड एरियाज़ रहते हैं, जैसे कि मट्टी के ही रहते हैं पहाड़ियाँ भी, मालूम है आप लोगों को, और उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, झाड़ देखते होंगे आप लोग, दूर ऊंचाई पे हरे हरे दिखते, सब वो पहाड़ियाँ रहती हैं जिस पे पेड़ पौधे रहते हैं, और इसी के ज़रिए हमको बारिश मिलती है, और इसी में के ज़रिए हमको पानी भी मिलता है, ठीक है। आर द वाटर वेर द सोर्स ऑफ वाटर एंड द सोर्स ऑफ रेन, पानी का ज़रिया भी यही थे और बारिश का ज़रिया भी यही है।
और व्हेन यू डिफॉरेस्ट मतलब कि जब आप झाड़ों को काट देते हैं, कि जंगलों को काट देते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टेज कर दे रहे हैं, पानी भी मिलना मुश्किल होता है और बारिश भी नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, बारिश ज़्यादा नहीं होने के अलावा चेंज इन द पैटर्न। देखिए, हम अक्सर क्या होता है गांव में जब हम रहते हैं ना, तो बारिश का मौसम जो होता है एकदम एक सीज़न होता है, जो मौसम बोलते हैं हम रेनी सीज़न, जो बारिश का मौसम, उसी मौसम में फुल बारिश होती है जितना होना है। अब भी जब धुपकाला आता है ना, धुपकाले में तो पानी का आपको ख़तरा नहीं दिखेंगे। आप गांव में जाएंगे, गांव वाले तो तरसते रहते हैं कि कब जून लगेगा, कब बारिश होंगी। लेकिन जब हम सिटीज़ में रहते हैं, सिटी में देखते हैं, तो हम धुपकाले में भी हमारे को आधे दिन धूप रह जाती है, उसके बाद आधे दिन देखिए बारिश होती है। ये सिटी का माहौल होता है। क्यों? क्योंकि सिटी में जो है पैटर्न चेंज हो जाता है बारिश का, हर चीज़ का। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ चलते हैं, धुआं उड़ता है, फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ये सारे धुआं छोड़ते हैं और इनकी वजह से। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि शहरों में देखो ज़्यादातर आसपास में जंगलात वगैरह नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश कभी भी होती, इसका कोई मौका नहीं रहता है कि ये इस मौसम बारिश का है, अभी बारिश होना चाहिए, या ये धूपकाला है, फुल धूप नहीं। अब जब आप गांव में जाएंगे, देहाती इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर धूपकाला इतना तेज़ होता है कि आपको, और पूरा धूपकाला बड़ी मुश्किल से आपको 1 या 2 बार थोड़ी सी बारिश नज़र आएंगी, वरना पूरा धूपकाले के 4 महीने आपको फुल धूप ही रहेंगी। ठीक है। लेकिन जब हम सिटी की बात करते हैं, किसी भी सिटी में देखिए आप, तो वहाँ पर बेमौके की बारिश हो जाती है, धूपकाले में भी अच्छी सी बारिश हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या किस वजह से होती है कि पोल्यूशन की वजह से और जंगलात नहीं रहने की वजह से, पेड़ पौधे नहीं रहने की वजह से ये मौसम के हिसाब से नहीं होता है शहरों में। जबकि गांव में क्या है, आसपास में जंगलात रहते हैं, खेत वगैरह रहते हैं, वो जंगलात की वजह से मौसमी बारिश होती है, बराबर जिस तरीके से होना है उसी वक्त होती है। क्योंकि जब वक्त पे बारिश होने की वजह क्या है, कभी भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है अपन सोचते, लेकिन नहीं, जो किसान जो फसल उगाते हैं उनको उस वक्त बारिश की ज़रूरत होती है और उस मौसम में ही वो लोग उन खेती को करते हैं जो जब बारिश की ज़रूरत होती है। फिर बारिश की जब ज़रूरत नहीं रहती उस वक्त, जैसे कि जाड़े का मौसम आता है, जाड़े के मौसम में भी कुछ फसल की जाती हैं, जैसे कि दाल वगैरह, ज्वार वगैरह जो होती है, जो बारिश नए मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है। तो ये बारिश का वक्त पे पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वक्त पे पड़ेगा तो ही हमारे पास फसल होंगी और हम सबको खाने के लिए अनाज मिलेगा। तो ये क्या होता है, जब आप जंगलों को काट देते हैं तो वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है, बारिशों के जो पड़ने का जो तरीक़ा है, मौसमी बारिश जो होना है उसमें भी फ़र्क आता है, वो बराबर नहीं होती है। और उसकी वजह से क्या है, इंसानों को ग़िज़ा मिलना या पानी मिलने में भी दिक्कत होती है। Therefore, in order for them to have good environment that can sustain their livelihoods, it is important to have a government that accounts to them, that protects them, that protects their interest, that is concerned about their lives. तो यहाँ पर ये वंगारी माथाई क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है इसको पूरा करने के लिए, टू हैव ए गुड एनवायरनमेंट, माहौल को सही बनाने के लिए फिर क्या चाहिए आपको, दैट कैन सस्टेन देयर लाइवलीहुड्स, जो इंसानों के ज़रूरत को पूरा करे, उनकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की चीज़ों को तकमील पूरी तरीके से उनको मिल सके, हासिल हो सके। उसके लिए क्या ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट होना चाहिए जो उनको खातिर खा में ले सके। तो ऐसी हुकूमत चाहिए जो लोगों की जो ज़रूरत है उसको अकाउंट में ले सके। अकाउंट में लेना मतलब कि उस पर तवज्जो दें और उस पर काम करें, और जो उनकी हिफाजत कर सके, एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सके, और लोगों की जो ख्वाहिश है उसकी इज़्ज़त करे और उसकी हिफाजत करे, और जो लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सोच रखे कि लोगों को जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए फ़राहम करने में उनकी मदद करें। NHK रेडियो, अब ये सवाल है वंगारी माथाई से जो रेडियो वाले पूछ रहे हैं, हाउ इज़ पीस कनेक्टेड टू ए गुड एनवायरनमेंट। पीस, जैसे कि इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला, तो इसलिए पूछ रहे उन्होंने कि पीस जो है, अमन जो है, वो एनवायरनमेंट का और ये अमन का क्या ताल्लुक़ है, ये दोनों में कैसे
कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है दोनों में। वंगरी माथाई, मेनी वार्स दैट आर फॉट इन द वर्ल्ड आर फॉट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। वंगरी माथाई क्या बोले, देखो दुनिया में जितने भी जंग हुए हैं वो सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज की खातिर। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि आपके ज़मीन में क्या है, आपके पास कौन से पौधे उगते हैं, आपके पास कौन से मसाले बनते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर ही दुनिया में जंग हुई है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स डिफरेंट कंट्रीज़ पे जाके जब कब्ज़ा कर रहे थे, जब अपनी हुकूमत क़ायम कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? क्या उनको हुकूमत करने का ही शौक़ था क्या? सही में ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों को तो सिर्फ हमारे पास मतलब कि जो मुल्क में जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो सारी चीज़ों को हासिल करना था। ठीक है, अगर उनको मालूम हो गया किसी मुल्क में ज़मीन के नीचे सोना है, जाके वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके वो लोग अपने से अच्छा, तो वो कंट्री वाले उनको अलाउ नहीं करते कि हमारा मुल्क है, हमारा है ये सब कुछ, हम तुमको क्यों दें। तो इसके लिए क्या करते ये लोग, बोलते उन लोगों पे कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत उन लोगों पे शुरू कर देते ताकि उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं। इसी चक्कर में जाके ये ब्रिटिशर्स दुनिया के कई ममालिक पे अपना कब्ज़ा करके, जैसे कि हमारा इंडिया भी तकरीबन 200 साल तक उनके हुकूमत के नीचे रहा। ठीक है, तो ये लोग जो हुकूमत करने आ जाते, जो हमारे पे अपना कब्ज़ा जमाते, तो हम पे इंसानों पे नहीं करना रहता। हाँ, इंसानों पे करके थोड़ा अपने काम के लिए ग़ुलामी के जैसा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि ख़ास करके अफ्रीकन लोग बहुत ही ग़ुलामी के इन लोगों के ये हो गए थे बेचारे, वो करते हैं। लेकिन उनका असल मंशा जो रहता है, दुनिया में जो जंग होती है, जो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा करना चाहता है, इसलिए कि उनके जो रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए किसी के कोई भी मुल्क में जो भी चीज़ अच्छी है उसको हासिल करने के लिए ही ख़ास करके जब झगड़ा हुआ है दुनिया में, जब वार्स मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं इसको आप, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, बहुत ही बड़ी बड़ी जंगें जो हुई है, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि कुदरती तरीक़े से जो ख़जाने किसी मुल्क में होते हैं। किसी के पास कोयला रहता है ज़मीन के नीचे, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास ऑयल है, किसी के पास डीजल है, किसी के पास सोना है, किसी के पास और दूसरे कुछ भी कीमती चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों पे अपना कब्ज़ा जमाने के लिए ही, जैसे कि अपने पास नहीं है, अब वो अपन कैसे हासिल करें, ज़रूरत तो है, लिहाजा जहाँ पर है वहाँ पर जाओ, उन लोगों से जंग करो, उनको अपने अंडर कर लो, अपने अंडर कर लेके उस पे उनके ऊपर अपना हुकूमत करते हुए वहाँ की जो चीज़ें हैं वो लेके अपन इस्तेमाल करो। ये वजह है कि ज़्यादातर दुनिया में जो जंग हुई है फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, some wars are fought because the environment is so degraded that it is not able to support communities and so they fight over the little that is left। अब बाज़ वक्त जंग क्यों होती हैं कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उनको बस नहीं हो रही। ठीक है, अब जो थोड़ी बहुत बच गई है उसके खातिर क्या करते हैं, मेरे को होना पूरा, तेरे को होना पूरा, ये बात में जंग होती है। Others are fought because some people want to take a lot of the resources to control them and to keep many other people out। अब फिर और एक वजह क्या है जंग होने की, कि जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी है या ज़्यादा भी है जो भी है ना, वो थोड़े लोग रहते हैं जो पूरा हम कुछ होना बोलते हैं, पूरा हमको होना बोल के थोड़े लोग, बाज़ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को उससे दूर ही रखते हैं कि उनको बिल्कुल ही ना मिले। ठीक है, इस वास्ते भी अब देखिए अपन इंडिया में भी देखते हैं कि रोज़ दिन ब दिन जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही। अब ये पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ती जाने से क्या होता है, जो अमीर लोग हैं वही ख़रीद सकते हैं, और मैक्सिमम अपने इंडिया में मालूम है मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, ये लोग नहीं ख़रीद सकते। तो इससे क्या हो रहा है कि गरीब को और मिडिल क्लास वालों को दूर रखे जैसा हो रहा ना उससे, और जो अमीर लोग हैं ज़्यादातर उनमें थोड़े बहुत जो अमीर लोग हैं वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अब इससे भी क्या हो रहा है, लोगों में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कीमतें इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं। रोज़ देखते हैं अपन रोडों पे आते हैं लोग कि इसकी कीमत कम करो, इसकी कीमत क्यों कर रहे हैं ये सब। ये भी एक किस्म का सिविल वार है जो एक कंट्री के अंदर होता है। सिविल वार में क्या फ़र्क है वार में और सिविल वार? सिविल वार वो होता है जो कोई हथियार से नहीं लड़ा जाता, जो प्रोटेस्ट से, जैसे कि अपन अब देख रहे हैं कि आजकल किसान आंदोलन चल रहा, वो भी एक सिविल वार है। मतलब कि अपनी हुकूमत से नाराज़ होकर जब लोग रोडों पे आते हैं, कुछ भी जब प्रोटेस्ट, जिसको प्रोटेस्ट करना बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक सिविल वार, जो अपने कंट्री के अंदर ही होता है। दूसरे कंट्री वाले नहीं आते इसमें, अंदर ही जो होता है, मुल्क के अंदर जो झगड़ा होता है, जब हुकूमत से लोग सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, इत्मीनान बख्श हुकूमत नहीं रखती है लोगों को, तो इससे जो झगड़ा अंदर का अंदर जो उठता है उनके ख़िलाफ़ में, उसको बोलते हैं सिविल वार।
ठीक है। तो कई बार ऐसी जंग होती है जो या तो उन लोगों का है पूरापन ले लेंगे दूसरे मुल्क वालों का, या तो थोड़ा रहता है, थोड़ा रहने की वजह से बस नहीं होता, मेरे को तेरे को इसमें झगड़ा होता है, या तो कभी ऐसा होता है कि हैं लेकिन सिर्फ बास थोड़े बहुत लोग अपने कंट्रोल में पूरा ले लेके उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना, दूसरों को बेचेंगे, दूसरे मुल्क को भेजेंगे या ऐसा करेंगे, और बहुत सारे लोगों को उससे क्या है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने देते, उससे दूर रखते हैं। इसकी वजह से भी लड़ाई होती है दुनिया में। अब देखो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, नाउ पेज नंबर 166 देखिए। Now whether this happens at the national level or at the regional level or even at the global level, sooner or later there is discontent, and when that discontent is strong enough there is conflict. अब ये बता रहे हैं कि वेदर चाहे ये नेशनल लेवल पे मतलब कि अपने एक कंट्री के लेवल पे हो रहा, या रीजनल लेवल पे किसी इलाक़ाई मतलब कि एक मुल्क के एक इलाक़े में हो रहा, या ग्लोबल लेवल, ग्लोबल मतलब कि पूरी दुनिया में भी हो रहा है। ऐसा 3 तरीक़े से हो सकता है कि किसी इलाक़े के हद तक होता है, या तो फिर एक मुल्क में होता है, या नहीं तो पूरी दुनिया को मिला के होता है ऐसा झगड़ा। तो इसको क्या है, सूनर और लेटर, जल्दी या बदेर, देर इज़ ए डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट मतलब कि एक इख्तलाफ पैदा होता है इसमें, मतलब कि इंसान लोग जो रहते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं, डिसकॉन्टेंट मतलब कि नॉट सेटिस्फाइड, ये होता है। और ये जब डिससेटिस्फैक्शन जब मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि झगड़ा। सो गुड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीस। तो अमन के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है ना उसका मैनेजमेंट सही रहना, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों में जो है बराबर तरीक़े से उसकी तकसीम होना कि सब उसको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ज़रूरत तो सबको रहती है, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। इस तरीक़े से पहले तो उसको मैनेज सही करो कि आपको वेस्ट नहीं हो रहा, आपको बर्बाद नहीं हो रहा। दूसरी फिर ये है कि सब लोगों में बराबर से तकसीम करो ताकि किसी को भी कोई शिकवा ना हो सके। तो इससे क्या होता है, किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। एट द सेम टाइम गुड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू डू नॉट हैव democratic space, respect for human beings, respect for human rights, giving other people dignity. और ये मसावत कब तक नहीं आते, जब तक कि आप सबको एक जैसा नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर सबको एक जैसा समझने के लिए क्या है, एक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मालूम है अपनी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब कि सबको बराबर के मसावत देने वाली गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पब्लिक से अपॉइंट हुई से, मतलब कि पब्लिक की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, ताकि वो पब्लिक की ही केयर कर सके। जब हम उनको अपॉइंट करते हैं, जब हम उनको इलेक्ट करते हैं, तो किस लिए करते हैं, ताकि आवाम का भला कर सके, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर बता रहे हैं अनलेस देर इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्पेस मतलब कि माहौल जो है डेमोक्रेसी जैसा रहना, जहाँ पर लोगों को बात करने का हक़ होना। लोगों को, आपको मालूम है सऊदी में अगर वहाँ पे जो किंग होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई एक बात बोल दिया, अगर छोटा बच्चा भी कोई बात बोल दिया तो उस बच्चे को भी क़ैद करते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जब उसको फांसी की सज़ा देते हैं। मतलब कि वहाँ की हुकूमत के बारे में कुछ भी आपको बोलने का, हुकूमत चाहे कैसी भी चलो, कोई भी अगर मुँह खोले तो उसको फांसी की सज़ा देते हैं या क़त्ल कर देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हम तो अच्छा मुंह खोल के रोडों पे निकल के आज देखो कितना क्या क्या बोल देते हैं, कैसा कैसा बोल देते हैं, कितने भी बोल दो हुकूमत को, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी रहने की वजह से हमको यह डेमोक्रेसी ही एक ऐसी हुकूमत है जिसमें आवाम को जो है हक़ मिलता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आप जो भी देख रहे हैं बोल दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इस पर कोई, हाँ अलग बात है कि ये साजिश करके कोई हमारे ख़िलाफ़ बहुत बोल रहा, बल्कि कुछ साजिशों में ला के ख़त्म करे या साजिशों में ला के आपको अरेस्ट कराए, कुछ अलग से करते हैं। लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले ऐसा बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये हक़ है कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ में अगर वो कोई गलत कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए बोल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस मतलब कि हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी कि हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाने का हक़ होना चाहिए और हर इंसान को। और दूसरी चीज़ क्या है देखो, एट द सेम टाइम गुड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू डू नॉट हैव। जब डेमोक्रेटिक स्पेस रहेगा तभी जो है सो ये सही मैनेजमेंट होगा रिसोर्सेज का। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए जो रिस्पेक्ट है, आपकी हुकूमत, आपका क़ानून जो है आपको हक़ देगा तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। और ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की जो इज़्ज़त है, जो एहतराम है, वो भी सबको बराबर चाहिए। ये यहाँ पर वंगरी माता ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क में कालों को एक तरीक़े से और गोरों को एक तरीक़े से देखा जाता है, दोनों में मसावत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो बोल रहे हैं कि सबको एक जैसा, सबकी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए, सबको वो मकाम मिलना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, दैट इज़ वाई द 3 थीम्स आर रिलेटेड। इसलिए उन्होंने क्या बोले, 3 थीम्स बता रहे हैं यहाँ पर। लाइक द अफ्रीकन स्टूल, अफ्रीका में एक स्टूल होता है, जैसे स्टूल अपने पास भी होते हैं अक्सर बैठने के लिए, तो अफ्रीकन स्टूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीकन स्टूल की स्पेशलिटी क्या है देखेंगे यहाँ पर। विथ 3 लेग्स एंड द बेसिन ऑन विच यू सिट। तो अफ्रीकन स्टूल अपने पास क्या है, स्टूल को 4 पैर रहते हैं, लेकिन अफ्रीकन स्टूल में 3 पैर ही रहते हैं कहते हैं, और उसके ऊपर एक बेसिन होता है। बेसिन मतलब कि एक बेस होता है जिस पे हम बैठते हैं। द 3 लेग्स, 1 लेग इज़ पीस। अब ये जो 3 पैर है इसके, ये स्टूल के जो पैर है, एक क्या है, एक दे रहे हैं वो है पीस, अमन। द अदर लेग इज़ गुड गवर्नेंस, दूसरा है कि अच्छी सी हुकूमत, गवर्नमेंट अच्छी रहना चाहिए। द थर्ड लेग इज़ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा पैर क्या बता रहे हैं उन्होंने, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है हमारे कंट्री के, रिसोर्सेज मतलब कि यही पानी है, जंगल है, तेल है, जो भी कुदरती तरीक़े से हमको मिल रहा है उसका बराबर से और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट सही करना के सबको सस्टेन मतलब कि सबको उसका फ़ायदा पहुंच सके। ये 3 चीज़ अगर रही तो ही, ये 3 पैर अगर लगा दिए आप, तो उसके ऊपर जब आप बेसिन रखेंगे बैठने का, जो डेवलपमेंट का बोल रहे हैं यहाँ पर, बेसिन देखिए क्या है, व्हेन यू हैव दोज 3 लेग्स, जब ये 3 पैर हो जाएंगे, नाउ यू कैन पुट द बेसिन विच इज़ डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ अगर रहेंगे तभी आप उसके ऊपर बेस जो रहेंगे बैठने का, वो बेस क्या बोल रहे हो ना, वो डेवलपमेंट है, मतलब कि तरक्की है मुल्क की। ये 3 पैर अगर रहेंगे तभी आप उस एक मुल्क को तरक्की करा सकेंगे, जब आप ये बेसिन जो है से लगा सकेंगे, जो होता है तरक्की का। एंड इफ़ यू ट्राई टू बैलेंस दैट स्टूल विदाउट दोज 3 इट वॉन्ट हैपन। और जब ये 3 पैर नहीं लगेंगे तो आप बेसिन कैसा रख सकते, उस पर कैसे बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये 3 पैर, 3 में पैरों में क्या क्या है, एक है पीस का है, दूसरा गुड गवर्नेंस का है, तीसरा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। ये 3 पैर अगर रहेंगे तभी आपका मुल्क तरक्की कर सकेगा, और उस पर तरक्की का बेसिन, ऊपर जो बेस लगाते हैं वो लगा के आप उस पर बैठ सकेंगे, मतलब कि तरक्की कर सकेंगे। अगर ये नहीं रहेगा या इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा 2 पैरों पे, तो स्टूल नहीं ठहर सकता, ठीक है। ये था यहाँ पर इनका बताने का मतलब। वी हैव नॉट शेयर अवर रिसोर्सेज इक्विटेबली, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है ये हम बराबर से तकसीम नहीं कर लिए, बंगारी माथा ही बता रहे। वी हैव अलाउड सम पीपल स्पेशली दोस इन पावर टू एक्वायर ए लॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द मेजॉरिटी, एंड वी हैव ऑल्सो एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। तो बता रहे हैं कि हम कुछ लोगों को छोड़ दिए हैं कि सारे रिसोर्सेस आप ही यूज़ कर लो और दूसरों को इससे महरूम रखो, ठीक है। टू एक्वायर मतलब कि हासिल कर लो, ए लॉट, बहुत कुछ हासिल कर लो आप ही, एट द एक्सपेंस ऑफ द मेजॉरिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को इससे, एक्सपेंस मतलब कि महरूम रखते हुए, बहुत ज़्यादा तादाद लोगों को महरूम रखते हुए थोड़े बहुत लोग पूरी तरीके से हासिल कर लो बोल के छोड़ दिए हम। और दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं, एंड वी हैव ऑल्सो एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, और हम झगड़ों में पड़ गए। हम क्या करें, थोड़े बहुत लोग, ख़ास करके वो लोग जो पावर में हैं, जो पॉलिटिकल पावर में हैं, उन लोगों को सब कुछ इस्तेमाल कर लो बोल के छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों को उससे महरूम हो गए।
और दूसरी चीज़ कि हम अपने आप को झगड़ों में पड़ गए। ठीक है, तो ये सारी वजूहात बता रहे हैं ना। तो ये आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका बाकी का हिस्सा मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में डालूँगी। आप लोगों को लेसन में अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्योंकि लेसन बहुत लॉन्ग है, ये हो सकता है कि इसके 2 या 3 भी बन सकते हैं, 3 वीडियोस भी बन सकते हैं इसके। एक के बाद एक करके देखिए, अच्छे से समझ में आ रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए समझ में आ रहा तो। ज़ाहिर सी बात है, नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ उर्दू में, अभी ऐसी बात तो नहीं है कि आप लोगों को उर्दू भी नहीं समझ में आती। मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग उर्दू में बताते जा रही हूँ यहाँ पर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी आप लोगों को अगर कोई एक स्पेशल कोई लेसन है या कोई ग्रामर पार्ट है, आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे टेक्सचुअल हो या आउट ऑफ टेक्स्ट हो, आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वो भी वीडियोस बना के मैं इंशाल्लाह डालूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।